नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 17,300 करोड़ के प्रोजेक्ट इनोग्रेट किए, बोले सच कड़वा होता है, यूपीए सरकार ने आपके विकास की फिक्र नहीं की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के थुथुकुडी में 17,300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। इसमें देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटरवे वेसल शामिल है। इस वेसल को हरित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विवो चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। पीएम ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइट हाउसेज में पर्यटक सुविधाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके अलावा 1,477 करोड़ की लागत से कन्याकुमारी, नागरकोइल और तिरुवन्नवैली के चेन्नई तक के रेल प्रोजेक्ट को 4,586 करोड़ की 4 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव को सीबीआई ने भेजा समन, कल पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया। 2019 में आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 के खिलाफ हुई थी एफआईआर। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है। सीबीआई ने उन्हें अवैध खनन मामले में 29 फरवरी यानी कि आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अखिलेश इस मामले में बतौर गवाह पेश होंगे। अवैध खनन का यह मामला हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच का है। जनवरी 2019 में सीबीआई ने इस मामले में चर्चित आईएएस अफसर बी चंद्रकला समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने अखिलेश यादव को 160 सीआरपीसी के तहत समन भेजा है। यह धारा सीबीआई को बतौर गवाह 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाने की शक्ति देती है। यह जानकारी सूत्रों से मिली है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेशनल पार्टियों की 2022-23 में 3,077 करोड़ रुपए हुई इनकम। भाजपा के पास सबसे ज्यादा 2,361 करोड़ रुपए आए, कांग्रेस को 452 करोड़ मिले। जी हां दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने बुधवार को बताया कि देश की 9 नेशनल पार्टियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी कुल आय लगभग 3,077 करोड़ रुपए घोषित की है। इसमें भाजपा का हिस्सा सबसे ज्यादा है। भाजपा के पास लगभग 2,361 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की आय 6 राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 76.73% है। कांग्रेस 452.37 करोड़ रुपए की आय के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पास कुल आय का 14.70% है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा बीएसपी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और सीपीआईएम ने अपनी आय घोषित की है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राज्यसभा में अब बदल जाएगा गणित, भाजपा को मिला जादुई आंकड़ा, विपक्ष के पास 100 से भी कम है सांसद। जी हां दोस्तों, सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को इस साल अप्रैल में उस वक्त राज्यसभा में बहुमत मिलने की संभावना है जब नामांकित श्रेणी के तहत शेष 6 अतिरिक्तियां भर जाएंगी और नवनिर्वाचित लोग शपथ लेंगे। राज्यसभा सचिवालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भाजपा, जिसके वर्तमान में 94 सदस्य हैं, ने हाल ही में संपन्न चुनाव में उच्च सदन में 2 सीटें हासिल की, जिससे उसकी अपनी ताकत 96 हो गई है। दूसरी ओर एनडीए की ताकत, जिसमें वर्तमान में 113 सदस्य हैं, सभी नामांकित सदस्यों के शपथ लेने के बाद इस साल वर्ष में 245 सदस्य सदन में 123 के आधे आंकड़े को पार कर जाएंगी। वर्तमान में केवल 6 सांसद हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जिनमें से कुछ बाद में भाजपा में शामिल हो गए। सदन में कुल 12 मनोनीत सदस्य हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हुए बाहर, सिराज, राहुल और शुभमन गिल ग्रेड ए में शामिल, पंत अक्षर बी में डाले गए। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। बोर्ड ने बुधवार को नया कॉन्ट्रैक्ट जारी किया। इसके अनुसार कप्तान रोहित शर्मा, अनुभवी वेटर विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को बोर्ड के A+ कैटेगरी ग्रेड में रखा गया है। इन सभी को 7-7 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा मोहम्मद सिराज, केएल राहुल और शुभमन गिल को ग्रेड ए में प्रमोट किया गया है, जबकि ऋषभ पंत और अक्षर पटेल को ग्रेड ए से डिमोट करके ग्रेड बी में डाल दिया गया है। इतना ही नहीं, यशस्वी जायसवाल को ग्रेड बी में जगह दी गई है। यह कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संविधान में जुड़ेगा नया अध्याय, 2029 में एक साथ होंगे सभी चुनाव, क्या है केंद्र सरकार की तैयारी। जी हां दोस्तों, विधि आयोग संविधान में एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक नया अध्याय जोड़ने और 2029 के मध्य तक देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सिफारिश कर सकता है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा है कि न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनावों पर नया अध्याय या खंड जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 5 वर्षों में 3 चरणों में विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने की भी सिफारिश करेगा, ताकि देश भर में पहली बार एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में 19वीं लोकसभा के चुनाव के साथ हो सके। सूत्रों ने बताया है कि संविधान के नए अध्याय में एक साथ चुनाव की स्थिरता और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे, ताकि त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ एक ही बार में हो सके।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा 100 से 120 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। चुनाव कमेटी की दिल्ली में पहली बैठक होगी, मोदी शाह होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा केंद्रीय चुनाव कमेटी सीईसी की पहली बैठक दिल्ली में गुरुवार को कर रही है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार शाम को कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इसमें अमित शाह, बीएल संतोष, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूके सांसद बोली, भारतीय एजेंट्स सिखों को निशाना बना रहे। दावा, एजेंट्स की हिट लिस्ट में कई ब्रिटिश सिख हत्या की साजिशों का जिक्र किया। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की सिख सांसद प्रीत कोरगिल का कहना है कि भारतीय एजेंट्स ब्रिटेन में रहने वाले सिखों को निशाना बना रहे हैं। प्रीत कोरगिल ने ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में सिखों के दमन का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि ब्रिटेन में रहने वाले सिख भारत से जुड़े एजेंट्स की हिट लिस्ट में है। गिल ने विदेशों में सिखों के खिलाफ कथित हत्या की साजिशों का जिक्र किया। साथ ही पूछा कि ब्रिटिश सिखों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन की सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही के महीनों में फाइव आइज देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूके का इंटेलिजेंस अलायंस ने यूनाइटेड किंगडम में सिख कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने वाले भारत से जुड़े एजेंटों की कार्रवाई पर चिंता जताई है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि कथित हत्याएं और हत्या की साजिशें नाकाम की गई। अमेरिका और कनाडा ने ऐसे मामलों को अपनी संप्रभुता और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती माना और इसे सार्वजनिक किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त, किसानों के खाते में पहुंचे 2000 रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त महाराष्ट्र के यवतमाल से जारी कर दी है। 16वीं किस्त के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करी गई। किसानों के खाते में राशि डीबीडी माध्यम से पहुंचाई गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। दोस्तों आपको बता दें, किसानों के खाते में यह राशि 4 महीने के अंतराल में 2-2 हजार रुपए करके 3 किश्तों में भेजी जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नोबेल प्राइज जीतने वाले रूसी संगठन के चेयरमैन को सजा, सेना का अपमान किया था, जंग की शुरुआत के बाद लाए गए कानून के तहत हुई जेल। जी हां दोस्तों, रूस के एक्टिविस्ट ओलेग ऑर्लोव को 2.5 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर रूसी सेना के अपमान और रूस यूक्रेन जंग की आलोचना करने के आरोप लगे थे। उनका कहना था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग के जरिए रूस को फांसीवाद की ओर ले जा रहे हैं। ओलेग ऑर्लोव मेमोरियल संगठन के चेयरमैन है। इस संगठन को 2022 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। मेमोरियल ने यह प्राइज यूक्रेन के ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ शेयर किया था। कोर्ट के फैसले के बाद ओलोंग के हाथों में हथकड़ियां लगाई गई और उन्हें जेल ले जाया गया। ओलोंग ने एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल का टाइटल था, वो फांसीवाद चाहते हैं, ये उन्हें मिल रहा है। सजा सुनाए जाने के बाद ओलोंग ने कहा कि कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि मेरा लेख सटीक और सच्चा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मौसम समाचार। बिहार, उत्तराखंड समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। जान लीजिए दिल्ली एनसीआर का कैसा है वेदर है। जी हां दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आज एक ताजे पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर पश्चिम राज्यों और हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इन राज्यों में 1 से 3 मार्च के बीच बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं दोस्तों पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और अलग अलग पहाड़ी तूफानों के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 25% सस्ते हुए 2 व्हीलर ईवी, इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं ने 25,000 तक घटाई कीमतें, वजह है बैटरी के दाम में गिरावट। जी हां दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदना अब और भी सस्ता हो गया है। कई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों ने 2-3 महीनों में अपने प्रमुख मॉडलों की कीमतों में 20 से 25,000 रुपए तक की कमी की है। उन्होंने एंट्री लेवल मॉडलों की कीमतों में औसतन 15 से 17% तक की कटौती की है। दाम घटाने के पीछे मुख्य वजह 2 व्हीलर ईवी को ज्यादा अफोर्डेबल बनाकर उसकी बिक्री बढ़ाना है। देश में पहले से स्थापित पेट्रोल दोपहिया निर्माताओं ने भी
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में आक्रामक नीति अपनाई है। इससे इस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरर बैटरी की कीमतों में आ रही गिरावट का फायदा भी ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 790 अंक गिरकर 72,304 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 247 अंक लुढ़का। पेटीएम के शेयर में लोअर सर्किट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 28 फरवरी को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 790 अंक की गिरावट के साथ 72,304 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 247 अंक की गिरावट रही है, 21,951 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और सिर्फ 3 में तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो, पावर और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। पेटीएम के शेयर में आज 5% का लोअर सर्किट भी लगा। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज HUL, एयरटेल और TCS रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड, बजाज ऑटो और अपोलो हॉस्पिटल्स रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड के जामताड़ा में दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 12 लोगों की मौत। कालाझरिया स्टेशन पर मची चीख पुकार। जी हां दोस्तों, झारखंड के जामताड़ा में बुधवार की शाम ट्रेन से कटकर 12 लोगों की मौत की खबर है। करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। रेलवे, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। घटना कर्माटांड के पास कालाझरिया की है। बताया गया है कि अंग एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की सूचना के बाद उस पर सवार यात्री अफरा तफरी में नीचे कूदने लगे। इसी बीच सामने से आ रही झांझा आसनसोल पैसेंजर ट्रेन पटरी पर गिरे यात्रियों के ऊपर से गुजर गई। अंग एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया था। यह भी बताया जा रहा है कि डाउन लाइन में बंगलुरु यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी। इसी बीच लाइन के किनारे डाले गए गिट्टी की धूल उड़ रही थी, लेकिन धूल को देखकर चालक को संदेह हुआ कि ट्रेन में आग लग गई और धुआं निकल रहा है, जिस कारण से ट्रेन को रोकते ही यात्री भी उतर गए। इसी बीच अब लाइन में जा रही EMU ट्रेन की चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मलयाली एक्ट्रेस ने गगनयान एस्ट्रोनॉट के साथ शादी अनाउंस की। लीना की ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर से दूसरी शादी, बोली मिशन अनाउंसमेंट का इंतजार था। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 टेस्ट पायलटों के नाम की घोषणा कर दी। इनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा के बाद ही मलयाली एक्ट्रेस लीना ने प्रशांत के साथ अपनी मैरिज की अनाउंसमेंट की है। लीना ने बताया कि उन्होंने नायर से इस साल जनवरी में शादी की है। हालांकि वो इस बारे में अनाउंस करने के लिए इस खास दिन का इंतजार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 5 दिनों में आर्टिकल 370 ने कमाए 44.60 करोड़। क्रेक का बिजनेस 10 करोड़ के पार, 150 करोड़ के करीब पहुंची शाहिद कृति की फिल्म। जी हां दोस्तों, यामी गौतम स्टार आर्टिकल 370 वर्किंग डेज में भी गजब का बिजनेस कर रही है। सोमवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाने के बाद मंगलवार को फिल्म ने 3 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही अब इस फिल्म का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 32 करोड़ 60 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 44 करोड़ 60 लाख रुपए हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुक्खू सरकार के लिए सुखद खबर, मंत्री विक्रमादित्य ने इस्तीफा वापस लिया। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस ले लिया है और कहा है कि संगठन सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि जो भी बातें थी वे सब मान ली गई है और मैंने इस्तीफा वापस ले लिया है। हालांकि इससे पहले शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रमादित्य सिंह भावुक होकर रोते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन नहीं मिली, जबकि वह 6 बार के CM रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस शख्स के नाम पर हिमाचल में सरकार बनी और उसके लिए कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पॉलिटिक्स में कदम रखने पर कंगना रनावत बोली, ये पॉलिटिक्स में आने का सही समय है, लेकिन चुनाव लड़ूंगी या नहीं ये अनाउंस नहीं कर सकती। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत को लेकर लोग लंबे समय से कयास लगा रहे हैं कि वो जल्द ही पॉलिटिक्स में कदम रखेगी। अब एक्ट्रेस ने इस पर खुलकर बात की है। कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए यह सही समय नहीं है। TV9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं इसकी अनाउंसमेंट नहीं कर सकती हूं। मैं शुरुआत से ही एक जागरूक नागरिक हूं। मुझे लगता है कि जितना कोई उस पोजीशन पर रहकर करेगा, कहीं ना कहीं मैंने उससे ज्यादा देश के लिए करने की कोशिश की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 5वें टेस्ट से भी बाहर हो सकते हैं KL राहुल, इलाज के लिए विदेश गए। इंग्लैंड से सीरीज में एक ही मैच खेला था। जी हां दोस्तों, KL राहुल इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट से भी बाहर हो सकते हैं। वह हैदराबाद में पहले टेस्ट के दौरान इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद वह बाकी के 3 टेस्ट मैच नहीं खेल सके। अब क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार राहुल इलाज कराने के लिए इंग्लैंड गए हैं, जिस कारण से 7 मार्च से होने वाले 5वें टेस्ट में भी उनके खेलने पर संशय है। राहुल से पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी अपनी एडी की सर्जरी कराने के लिए लंदन गए थे।
उनकी सर्जरी सफल रही, लेकिन उन्हें फील्ड पर वापसी करने में 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मालदीव पहुंचा भारत का टेक्निकल स्टाफ 10 मार्च को लौटने वाले सैनिकों को रिप्लेस करेगा। मालदीव की रेस्क्यू यूनिट की मदद भी करेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय टेक्निकल स्टाफ की पहली टीम मालदीव पहुंच गई है। ये टीम 10 मार्च को भारत लौटने वाले सैनिकों को रिप्लेस करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है कि भारतीय सैनिक 10 मई तक अपने देश लौट जाएंगे और मालदीव की रेस्क्यू यूनिट को भारत का ही टेक्निकल स्टाफ ऑपरेट करेगा। इस समझौते का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेमिनी एआई की गलत तस्वीरों ने यूजर्स को नाराज किया। गूगल सीईओ पिचई कर्मचारियों से बोले यह अनएक्सेप्टेबल, कोई भी एआई परफेक्ट नहीं। जी हां दोस्तों, गूगल के जेमिनी एआई ने गलत इतिहास बताने वाली तस्वीरें और टेक्स्ट जनरेट कर यूजर्स को नाराज किया। यह पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने कर्मचारियों को भेजे एक इंटरनल मेमो में यह बात कही। गूगल ने इस महीने की शुरुआत में जेमिनी एआई के जरिए इमेज जनरेटर करने का फीचर लॉन्च किया था, जिसमें यूजर्स प्रॉम्प्ट लिखकर इमेज जनरेट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, कुछ यूजर्स ने इस टूल से जनरेट इमेज और जवाबों को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हाथ में ब्रीफकेस, इशारे से रुकवाई कार, फर्जी आयकर अधिकारी बनकर डायमंड कारोबारी से लूटे 8 करोड़। जी हां दोस्तों, गुजरात की आर्थिक राजधानी और गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी की शहर सूरत में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन किसी न किसी आपराधिक घटना को बदमाश अंजाम देते रहते हैं। दरअसल दोस्तों खबर है सूरत की। सूरत के कतार गांव इलाके में मंगलवार शाम को एक डायमंड कारोबारी को बदमाशों ने निशाना बनाते हुए 8 करोड़ रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आयकर अधिकारी बनकर आया लुटेरा आराम से फरार हो गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि लुटेरा इको कार रुकवाकर उसमें सवार अन्य लोगों का अपहरण करके जाता है। सूरत पुलिस ने 8 करोड़ रुपए की इस लूट की घटना के खुलासे के लिए अलग अलग टीमें बनाई है, जो मामले की जांच कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र ने लगाया एक और मुस्लिम संगठन पर बैन, कश्मीर में आतंकवादियों से है कनेक्शन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी साझा की। 2 दिन के भीतर यह दूसरा बड़ा संगठन है जिसे केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंधित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकी नेटवर्क पर सख्ती से प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर जुमटी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर भट्ट गुट को गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया है। ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को परिणाम भुगतने ही होंगे। यह सारी बातें अमित शाह ने अपने ट्वीट में भी लिखी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डॉक्टरों ने बनाई ऐसी दवा, दोबारा नहीं होगा कैंसर, कीमो रेडिएशन के साइड इफेक्ट भी कम करेगी। जी हां दोस्तों, देश भर में हर साल बड़ी संख्या में लोग कैंसर से जान गंवाते हैं। हालांकि अगर शुरुआती स्टेज में यह बीमारी पकड़ में आ जाए तो इसके इलाज के लिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का विकल्प उपलब्ध रहता है, लेकिन इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इस दौरान शरीर पूरी तरह से खोखला और जहरीला हो जाता है। इसी को देखते हुए मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी टैबलेट निकाली है जो किसी को दोबारा कैंसर से ग्रसित होने से रोकेगा और साइड इफेक्ट्स को भी कम करेगा। दरअसल दोस्तों, कैंसर से जूझ रहे लोगों को इलाज में साइड इफेक्ट से निजात दिलाने के लिए भारत में प्रमुख कैंसर अनुसंधान और उपचार सुविधा मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी दवा बना ली है जो कि इसके यानी कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के दुष्प्रभावों को 50% तक कम कर देती है। दोस्तों, टाटा अस्पताल की रिसर्च टीम ने इस दवा को शुरुआती दिनों में चूहों पर आजमाया। चूहों में कैंसर कोशिकाएं डालने के बाद उनके अंदर ट्यूमर बना। इसके बाद चूहों का रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी और सर्जरी के साथ इलाज किया गया। इस दौरान पाया गया कि जब ये कैंसर कोशिकाएं मर जाती है तो वे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन्हें क्रोमेटिन कण कहा जाता है। ये कण रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में जा सकते हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसानों के दिल्ली कूच पर आ सकता है बड़ा फैसला। आज किसानों की है बैठक। जी हां दोस्तों, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता कल ऐलान कर सकते हैं। आज किसान नेताओं ने बैठक की है। किसान नेता कल बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी तक मार्च 13 फरवरी को रोके जाने के बाद से किसानों की भीड़ हरियाणा से लगती पंजाब की खनौरी और शंभू सीमाओं पर खुले आसमान के नीचे डेरा डाले हुए है। पंगेर ने कहा कि वह 29 फरवरी को अपनी अगली कार्यवाही की घोषणा करेंगे। वहीं आंदोलनकारी किसानों ने अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी तथा अन्य मांगों के समर्थन में पंजाब और हरियाणा की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कैंडल लाइट मार्च निकाला। किसान नेता सरवन सिंह पंगेर ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी उनका विरोध जारी रह सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस ने सोमवार को ही हरियाणा
से लगे सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर सर्विस लेन खोल दी है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर 2 हफ्ते पहले यह सर्विस लेन बंद कर दी गई थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम शनिवार से सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर सर्विस लेन खोलने की प्रक्रिया में जुटे थे। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अधिकारी ने कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के माध्यम से 24 घंटे कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।